हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम CSET के करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन में G20 यानी कि ग्रुप 20 के बारे में जो है पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर G20, G7, G8 जो आप लोग देखते हैं कि टाइम टाइम पे इसकी समिट्स होती रहती हैं, शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, ये आखिर है क्या, राइट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं G20 यानी कि आप इसको कह सकते हैं ग्रुप 20, और ये हमारा लार्जेस्ट ग्रुप, आप कह लीजिए लार्जेस्ट इनफॉर्मल ग्रुप जो है कंट्रीज का है, लार्जेस्ट इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो है ये है। और ये क्यों बना, कैसे बना, और यहाँ पे इतने सारे 20, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इसके 20 मेंबर्स हैं, राइट। तो ये मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देता है और एक काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है। तो इसका बेस क्या रहा, बेसिक प्लेटफॉर्म क्या रहा, क्यों बना, कैसे बना, ये सब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली G20 है क्या? G20 जैसा कि अभी मैंने आपको बताया एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो 28 कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज ऑफ यूरोप जो हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना रखा है, जिसकी कह लीजिए 28 कंट्रीज जो है एक मनी यूरो, 9 कंट्रीज को छोड़कर 28 कंट्रीज में 19 कंट्रीज जो है अपनी एक सी मनी यानी कि यूरो जो है वो यूज़ करते हैं, 9 कंट्रीज नहीं यूज़ करते। और एक इन्होंने अपना एक क्षेत्रीय संगठन आप कह लीजिए, एक जोग्राफिकल लोकेशन पे जो आसपास देश थे यूरोप के, उन्होंने अब 28 कंट्रीज ने अपना मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया हुआ है। तो G20 में मेंबर्स में 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, राइट। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे मेंबर्स के बारे में, बात करेंगे कि कैसे इसके मेंबर्स हैं, कुछ गेस्ट मेंबर्स हैं, राइट। तो गेस्ट मेंबर्स में यहाँ पर IMF और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक भी हैं गेस्ट मेंबर्स में। मतलब कि ये जो 20 मेंबर्स हैं, इनके अलावा जो है IMF और वर्ल्ड बैंक जो है गेस्ट मेंबर्स हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि G20 की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है। तो पहली चीज़ तो आपको खुद ही देखकर समझ में आ गया होगा कि बताइए 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, जिसमें 28 कंट्रीज जो हैं यूरोप के हैं, राइट। तो एक आप कह लीजिए कि विश्व के आधे आप कह लीजिए जो देश हैं वो इसके मेंबर है। तो काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया और ये इकलौता ऐसा इनफॉर्मल ग्रुप है। आपको याद रहना चाहिए, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि G20 की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये इकलौता इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें आप ये कह लीजिए कि जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ हैं। मतलब कि इस ग्रुप में आप ये पाएंगे, अभी कैसे कंट्रीज को याद करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी। डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग, ये आपको पता होगा, यानी कि विकसित और विकासशील दोनों ही देश जो हैं इसका पार्ट है। दोनों ही टाइप के जो कंट्रीज हैं वो इसका हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए, मैंने आपको कह दिया आधा विश्व जो है वो G20 का पार्ट है। आप कहेंगे तो वह इस ग्रुप का, अगर हम सारी कंट्रीज के इकोनॉमीज को मिलाएंगे, सारी कंट्रीज की जो इसके मेंबर्स उनकी इकोनॉमीज को मिलाएंगे, तो एक काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पे निकल कर आता है। आप देखेंगे कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 हिस्सा G20 के देशों का है। 2/3 हिस्सा G20 के देशों का है। जो वर्ल्ड का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है
यानी जीडीपी है उसका 85% जो कंट्रीब्यूशन है वो G20 देशों का है। तो आप कह सकते हैं कि G20 दुनिया की दो तिहाई जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। G20 दुनिया की 2/3 जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी G20 में जो देश हैं उन सारे देशों की अगर आप जनसंख्या मिला देंगे तो दुनिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो आएगा, पॉपुलेशन का पार्ट आएगा। आप दुनिया की विश्व की कुल जीडीपी का 80% जो है 80% के अप्रॉक्स जो है G20 कवर करता है। आप वर्ल्ड के टोटल व्यापार को देखेंगे, ग्लोबल ट्रेड को देखेंगे, उसके 75% को ये कवर करता है। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ G20 की बहुत बड़ा इनफॉर्मल ग्रुप है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा आप सोचिए, कितना इम्पोर्टेंट होगा ये सोचिए। राइट, तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेसिकली ये बना क्यों, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, ओरिजिन कहाँ से आया। तो मैं आपको बता दूँ 99 में जब एशिया की फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, यानी वित्तीय संकट आया था, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर का जो है संकट आया था, वैश्विक मंदी छाई हुई थी, राइट, यानी वर्ल्ड रिसेशन जो है छाया हुआ था। तो मेन जो है फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए जो G7 की मीटिंग हुई थी, एक G7 की मीटिंग हुई थी, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसको आज की डेट में G8 बोला जाता है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। G7 में अभी हम देखेंगे G7 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं। उन्होंने जो है G7 ने देखिए लिखा है, दिस वॉज अ मिनिस्ट्रल लेवल फोरम विच इमर्ज्ड आफ्टर G7 इनवाइटेड। G7 ने इनवाइट किया डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स सबको इनवाइट किया, और उन्होंने एक मीटिंग की 1999 में। 1999 में जो है आपका G20 बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि G20 किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि हुआ ये था कि उस समय 97-99 तक जो है वैश्विक मंदी यानी कि वर्ल्ड रिसेशन छाया हुआ था, वित्तीय संकट था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो जो G7 जिसको आज की डेट में G8 बोला जाता है रशिया को मिलाकर, यानी रूस को मिलाकर, तो उन्होंने जो है इनवाइट किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स थे वो मीटिंग में आए। तो वहाँ से ये G20 जो है वो बना। तो ये आप कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वर्ल्ड के डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे G20 है, और ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। आप याद रखिएगा, इसका कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है, इसका कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। बस मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स में डिसाइड किया जाता है कि कैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो फेस किए जाएं। राइट, इसके बाद 2008 में आपको याद होगा ट्विन ब्रदर्स जो अमेरिका के बैंक, जिन ट्विन ब्रदर्स का जो बैंक था वो जो फेल हुआ था, और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आया था। फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखा था, फिर से जो है वैश्विक मंदी, वर्ल्ड क्राइसिस जो है आया था। तो उस समय भी G20 की जो है उस समय डिसाइड हुआ कि G20 की हर साल मीटिंग हुआ करेगी, एनुअल मीटिंग जो है हुआ करेगी। और इस तरीके से जब जब मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, या अभी आप समझिए कि कोविड के टाइम जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, सबसे पहले कोविड के टाइम पे अगर आप 2019 में देखेंगे तो वर्चुअल फॉर्म में G20 की मीटिंग रखी गई थी। उस समय तक और किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स वगैरह की या आसियान की मीटिंग नहीं हुई थी। सबसे पहले G20 की वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी कि कैसे कोरोना संकट का सामना किया जाए।
राइट, ये अभी इसके बारे में मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंजेस कैसे फेस किए जाएं, इसके लिए G20 की मीटिंग जो है रखी जाती है, और प्रॉपर ये समिट्स जो है ऑर्गेनाइज कर सकें हर साल। हर एक देश जो है इसकी प्रेसिडेंसी लेता है और संभालता है, वो डिस्कस करता है कि कैसे इसकी मीटिंग रखी जाएगी, ठीक है। और टू हेल्प प्रिपेयर दी सबमिट द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, एक चीज़ याद रखेगा, यहाँ पे G20 में देशों के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो है इस मीटिंग को संभालते हैं। जो भी जितने भी देश हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो है वो संभालते हैं, और वो अपनी खुद की मीटिंग जो है 2 बार रखते हैं, और सेम टाइम पे दे मीट एट द सेम टाइम IMF और वर्ल्ड बैंक से भी मीटिंग करते हैं। अभी मीटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे इसकी मीटिंग जो है रखी जाती है। तो 1999 में इसका ओरिजिन हुआ, G7 की मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज थे जो कि G7 के मेंबर्स थे, उन्होंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स को जो है इनवाइट किया, और उसके साथ देखा कि कैसे हम वैश्विक मंदी यानी कि जो वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस जो छाया हुआ है, उसको रिसेशन छाया हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि G20 आया क्यों था, फोर फ्रंट ऑफ बैटलिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सबसे पहले तो जो है 1997 से लेकर 99 तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसमें 99 में जो है G20 इस्टेब्लिश हुआ कि कैसे आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जाए, जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनका कैसे सामना किया जाए। उसके बाद 2008-9 में आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, राइट। उसके बाद यूरो जोन का क्राइसिस जो है 2010 में आया है। तो जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसको चैलेंज को कैसे फेस किया जाए, इसके लिए G20 आता है, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब G7 में पहले कौन कौन से देश थे? G7 में आप यहाँ पे देश देखिए, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली, जापान, राइट। और इसके बाद ये आज की डेट में G8 हो चुका है रशिया को मिलाकर। तो ये जो सारे G8 हैं, ये G8 के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ है। देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे, तो मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 20 मेंबर्स में आपको पता है, 20 मेंबर्स में आपको पता है, एक तो हो गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के खुद यूरोपियन यूनियन जो है 28 कंट्रीज ऑफ यूरोप जो है उसका संगठन है यूरोपियन यूनियन, और वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव आता है। ऐसा नहीं है कि 28 कंट्रीज जो हैं शामिल होते हैं। यूरोपियन यूनियन G20 का मेंबर है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आता है। इसके अलावा G20 में 19 कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज हैं। इसमें आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लें। तो डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो आप याद कर लीजिए G8, आप याद कर लीजिए G7+1 यानी कि G8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ G7+1 यानी कि G8। तो प्लस में आपका कौन आएगा? रशिया आएगा। उसके पहले अगर हम देखें तो G7 में आपका कौन कौन आ जाएगा? 1 आपका आया USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आया फ्रांस, फिर आपका आया 3rd नंबर पे आपका आया ब्रिटेन, 4th नंबर पे आपका आया जर्मनी, राइट। 5th नंबर पे आपका आया इटली, 6th नंबर पे आपका आया कनाडा, 7 नंबर पे आपका आया जापान,
और उसके बाद 8 नंबर पे आपका आया रूस या रशिया। राइट, तो ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज हो गए। अब आपके डेवलपिंग कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात करूं तो डेवलपिंग कंट्रीज में आप कैसे याद कर सकते हैं? पहली बात, आप ब्रिक्स को याद कर लीजिए। ब्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपने अलग से पढ़ा है। तो ब्रिक्स का जो रशिया है वो तो इधर ही आ गया, आर फॉर रशिया तो आपका यहाँ आ गया ब्रिक्स में, क्योंकि ब्रिक्स में रशिया जो है आपके डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। इसके अलावा ब्रिक्स में आप देखेंगे ब्राज़ील, राइट, तो 8 ये हो गए। 1 हो गया आपका ब्राज़ील, दूसरा हो गया आपका इंडिया, तीसरा हो गया आपका चाइना, चौथा हो गया आपका साउथ अफ्रीका, राइट, तो साउथ अफ्रीका। ये आपके 4 देश हो गए ब्रिक्स के, और आर ऑलरेडी आ चुका है। प्लस अदर कंट्रीज में देख लीजिए, आपका आया सऊदी अरब, राइट। 6th आपका आया साउथ कोरिया, इसके बाद 7th आपका आया ऑस्ट्रेलिया, 8 आपका आया अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड टर्की, राइट। तो इतने आपके देश आ गए, तो 11 + 8 आपके 19 हो गए, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में आपने G7+1 यानी रशिया, G7 में आपका USA, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान आ जाएगा। उसके बाद रशिया हो गया। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज में ब्रिक्स का रशिया ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो ब्रिक्स का ब्राज़ील, इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका आ गया। प्लस इसके अलावा जो अदर कंट्रीज है उसमें सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया और टर्की। ये इतने कंट्रीज जो हैं आपके G20 के सदस्य हैं। इतने कंट्रीज जो हैं वो आपके G20 के सदस्य हैं, जो आपको याद करना है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो समिट्स हैं वो कब कब हुई और कहाँ कहाँ हुई, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ऑलरेडी ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है G20। अगर हम देखें, ये आपका जो है यूरोपियन यूनियन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा आपका यूरोपियन यूनियन है इस कलर से। ये पूरा आपका यूरोपियन यूनियन देखिए यहाँ पे आपका दिखा रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका हिस्सा यूरोपियन यूनियन का है, जो आपको लाइट ब्लू कलर से यहाँ पे जो है शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा। इसके बाद ब्लू कलर वाले जो हैं सारे मेंबर्स हैं, ब्लू कलर वाले जो सारे मेंबर्स, अभी मेंबर कंट्रीज जो हमने देखे हैं, तो ब्लू कलर सारे मेंबर्स हैं, तो आप समझ लीजिए आधा विश्व, राइट। यहाँ पे ये देखिए साउथ अफ्रीका जो है यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा गेस्ट, अभी हम देखेंगे कि गेस्ट मेंबर्स कौन कौन से हैं। जो ग्रीन कलर से हैं वो आपके गेस्ट मेंबर्स हैं। तो आप सोचिए 2/3, ऑब्वियस सी बात है, विश्व की 2/3 पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, और ये रहा हमारा भारत, राइट, ये रहा हमारा भारत। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि हाँ ये कैसे जो है काम करता है। आगे बढ़ते हैं, यही है 90% ग्लोबल GDP, 75% आप कह सकते हैं ग्लोबल ट्रेड, और 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, आप अप्रॉक्स इसको बोल सकते हैं।
अब हम यहाँ पे समिट्स की बात करने जा रहे हैं कि कब कब यहाँ पर जो है समिट्स हुई थी इसकी। तो अब हम यहाँ पे समिट्स देखने जा रहे हैं, यानी शिखर सम्मेलन कब कब हुए थे। तो समिट्स में सबसे पहले हम फर्स्ट समिट पूछा जा सकता है कि G20 फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट समिट, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, G20 फर्स्ट समिट कहाँ पर हुई थी। तो फर्स्ट समिट आपकी 2009 में हुई थी, 2009 में हुई थी, और वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वाशिंगटन डीसी आपको पता है कैपिटल ऑफ यूएसए, कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी जो है जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर, जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे जो है वाशिंगटन डीसी इनका नाम रखा गया। यूएसए की कैपिटल है, राजधानी है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो पोटोमैक रिवर है, वो यहाँ पर बहती है। पोटोमैक रिवर जो है यहाँ पे बहती है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको आपकी नॉलेज के लिए। और मे भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वाशिंगटन डीसी में किस किस चीज़ का हेड क्वार्टर है। तो वाशिंगटन डीसी में मैं आपको बता दूं हेड क्वार्टर अगर हम बात करें तो हमारा वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का हेड क्वार्टर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि वाशिंगटन डीसी में कहाँ किस किस चीज़ का हेड क्वार्टर है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। तो 2009 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में सबसे पहला G20 का शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि जब G20 के मीटिंग होती है, जब G20 की मीटिंग होती है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है परमानेंट गेस्ट मेंबर, यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो परमानेंट गेस्ट मेंबर्स हैं, गेस्ट मेंबर्स आप बोल सकते हैं, यानी कि G20 में जिनको गेस्ट के तौर पे जो है इनवाइट किया जाता है। इस समय जो है मैक्सिमम जो है ऑर्गेनाइजेशंस है और एक कंट्री है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो परमानेंट गेस्ट मेंबर है। गेस्ट मेंबर का मतलब वो G20 के काउंटिंग में नहीं है, लेकिन यहाँ पर गेस्ट मेंबर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गेस्ट मेंबर के तौर पे ये जो परमानेंट गेस्ट मेंबर्स हैं ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी समिट होती है, कोई भी मीटिंग होती है तो ये पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में गेस्ट मेंबर के तौर पे। तो गेस्ट मेंबर में कौन कौन है मैं आपको बता दूं। अफ्रीकन यूनियन है, यानी काफ़ी बड़ी आप कह लीजिए अफ्रीका का जो महाद्वीप है उसका काफ़ी सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन यूनियन है। तो वो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है परमानेंट गेस्ट मेंबर के तौर पे यहाँ पे बुलाया जाता है। इसके अलावा आप आसियान के बारे में पढ़ चुके हैं, आसियान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर मीटिंग जो अटेंड करता है। अफ्रीकन यूनियन के सारे देश नहीं आ जाएंगे, जो अफ्रीकन यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है यहाँ पर आएगा। इसके अलावा IMF परमानेंट गेस्ट मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पर आता है। इसके अलावा मैं बात करूँ WTO, यूनाइटेड नेशन एंड कुछ आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े भी नहीं हैं, FSB एंड NEPAD, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आप अलग अलग जाकर देख सकते हैं। आप आसियान पढ़ चुके हैं, IMF आपके कोर्स में है, WTO के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो परमानेंट गेस्ट मेंबर के तौर पे जो यहाँ का समिट होता है G20 का, उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर वन कंट्री जो है परमानेंट गेस्ट मेंबर कंट्री
वो आपका है स्पेन। स्पेन जो है अलग से यहाँ पर जो है आ गया है। स्पेन जो है गेस्ट मेंबर के तौर पे जो है पार्टिसिपेट करता है। स्पेन वैसे तो यूरोपियन यूनियन के 28 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी है, लेकिन ये एक स्पेशल गेस्ट मेंबर के तौर पे, वहाँ पे तो यूरोपियन यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव आता है, लेकिन स्पेन को स्पेशल गेस्ट मेंबर के तौर पे इनवाइट किया जाता है, राइट। तो ये जो है गेस्ट मेंबर के तौर पे इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब G20 की समिट होती है, जब G20 की समिट होती है, तो आफ्टर G20 एनुअल समिट, आफ्टर G20 एनुअल समिट कुछ और भी मीटिंग्स हो जाती हैं। जब शिखर सम्मेलन होता है उसके मतलब कि समिट के लिए जब देश आए रहते हैं, तो कुछ और भी मीटिंग्स जो है यहाँ पर हो जाती है। सम स्पेशल मीटिंग्स जो हैं यहाँ पर हो जाती हैं। अब आई हैं तो चलो ठीक है, मिल लेते हैं, मतलब कि ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो सम स्पेशल मीटिंग्स, उनका डिटेल मैं आपको दे रही हूँ। सम स्पेशल मीटिंग्स भी यहाँ पर कुछ हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स के देशों की मीटिंग हो जाएगी। ब्रिक्स के देशों की मीटिंग जो है यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये भी मीटिंग कर लेते हैं जब आपका G20 का समिट होता है। इसके बाद मैं बात करूँ IBSA यानी कि इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इनकी मीटिंग हो जाती है, राइट। आप इब्सा बोल सकते हैं, इनकी मीटिंग हो जाती है। इसके बाद बेसिक कंट्री है, बेसिक इनको बोला जाता है, बेसिक ग्रुप बोला जाता है। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कंट्रीज़ हैं। बेसिक में आपके 4 कंट्रीज़ हैं। 4 कंट्रीज़ में कौन कौन है? ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील। A और S बेसिक यूज़ हुआ है, राइट, लेकिन इसको रिवर्स हम लोग पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका, राइट, इंडिया एंड चाइना। ये अपने मतलब कि क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग करते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए ये 4 कंट्रीज जो है अपनी मीटिंग करते हैं, राइट। चारों देशों का जो समूह है जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग जो है मिलता है। इसके अलावा 4th जो है बिग 4 आप कह सकते हैं। बिग 4 यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। इसमें आपकी 4 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। 4 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ यानी कि इसमें आपके आ जाएंगे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड आपका आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपकी 4 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 5th वन है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ 5th वन। सबसे इम्पॉर्टेंट 5th वन है जो आपको पता होना चाहिए, जय। आप इसको बोल सकते हैं जय, जो कि हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे आता है आपका जापान, अमेरिका एंड इंडिया, ये भी जो है यहाँ पर मीटिंग कर लेते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर्स में जो है यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जय यानी कि जापान, अमेरिका और इंडिया, इनकी भी मीटिंग हो जाती है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जय यानी ये जो 3 कंट्रीज़ की मीटिंग होती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब G20 के एनुअल समिट होगी तो इसके साथ साथ ये मीटिंग्स भी जो हैं यहाँ पर हो जाती हैं। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट समिट्स हम देख लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट समिट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फर्स्ट मीटिंग हुई थी और जिसमें जय जो है फर्स्ट टाइम उभर कर आया था। G20 समिट्स में हम यहाँ पे देख रहे हैं, G20 समिट्स में हम बात कर रहे हैं 13
समिट के लिए, 13 समिट की बात कर रहे हैं। 13वां शिखर सम्मेलन जो है वो आपका ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ब्यूनस आयर्स में हुआ था। ये आपकी अर्जेंटीना की जो है कैपिटल है, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, राइट। तो ब्यूनस आयर्स में ये हुआ था और ये आपकी G20 की साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहली मीटिंग थी, जो इसका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फर्स्ट मीटिंग जो थी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस 13वें सम्मेलन में जय जो है वो उभर कर आया और यहाँ पर पहली बार जय की जो है वो मीटिंग हुई, यानी जापान, अमेरिका और इंडिया की जो है मीटिंग हुई। फिर अगर मैं आपकी नेक्स्ट बात करूँ तो आपका G20 का 14 समिट शिखर सम्मेलन जो है वो आपका जून 2019 में हुआ था, जो कि ओसाका जापान का सिटी है। और जापान का आप कह सकते हैं औद्योगिक शहर है। औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है ओसाका में है। तो यहाँ पे एक ओसाका में हुआ था, तो यहाँ एक ओसाका डिक्लेरेशन आया था इस समिट में। और यहाँ पे कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात हुई थी। सबसे पहली बात तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेंशन चल रही थी, आप कह लीजिए चाइना और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर था, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जो क्लाइमेट चेंज है, डेटा सेफ्टी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, जेंडर इक्वलिज्म के बारे में बात हुई, और सी पॉल्यूशन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जो समुद्र में पॉल्यूशन फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाइना अमेरिका ट्रेड वॉर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तनाव, जो टेंशन जो चल रही थी, ट्रेड टेंशन जो चल रही थी, क्लाइमेट चेंज, डेटा सेफ्टी, जेंडर इक्वलिज्म और सी में पॉल्यूशन को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कशन हुआ था। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट जो एनुअल मीटिंग, ये सब मैंने जो आपको बताई, आपको ये दोनों जो बताई, ये 13 आपकी एनुअल मीटिंग है। ये आपकी एनुअल मीटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। 13 आपके ब्यूनस आयर्स में, कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना में हुई थी। 14 जो मैंने ओसाका जापान में हुई थी, ये भी आपकी एनुअल मीटिंग है, राइट, जो कि जून 2019 में हुई। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट एनुअल मीटिंग की अगर मैं बात करूं, G20 की एनुअल मीटिंग, एनुअल समिट, जो कि आपकी 2020 नवंबर 2020 में सऊदी अरेबिया को होस्ट करनी थी। सऊदी अरेबिया को होस्ट करनी थी, लेकिन यह आपकी जो है वर्चुअल मीटिंग हुई, यह आपकी वर्चुअल हुई। ग्लोबल पेंडेमिक के कारण यह आपका वर्चुअल मीटिंग ही हो पाया, राइट, कंट्री में जाकर नहीं हो पाया। सऊदी अरेबिया को ये मीटिंग जो है रियाद में सऊदी अरेबिया में मीटिंग होनी थी, और ये वर्चुअल हुई हमारी नवंबर 2020 में। और इस मीटिंग में आपको याद होना चाहिए, यहाँ से मे भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये आपके 6 मंथ्स की इंफॉर्मेशन में है। यहाँ पे न्यू ग्लोबल इंडेक्स, यहाँ पे न्यू ग्लोबल
आफ्टर कोरोना पेंडेमिक ये मीटिंग हुई थी, लेकिन पेंडेमिक के कारण जो है रियाद सऊदी अरेबिया को इसको कंडक्ट करवाना था। और न्यू ग्लोबल इंडेक्स की जो है यहाँ पे बात की गई, और उसमें 4 पिलर्स, ये जो न्यू ग्लोबल इंडेक्स है ये बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। 4 पिलर्स इसमें कौन कौन से मैं आपको बता दूं। 4 पिलर्स इसमें पहला टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। थर्ड ये जो है बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। और फोर्थ ये बात कर रहे हैं ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप टूवर्ड्स द प्लैनेट, राइट। तो ये इसका थीम था, इस समिट का ये थीम था। और 2021 में 2021 में जो है 2021 में इटली रोम में जो है होगा नेक्स्ट मीटिंग जो है विल बी हेल्ड। ये मैं आज आपको अप्रैल 21 में पढ़ा रही हूँ। तो नवंबर 21 में जो है अभी प्रेसिडेंसी जो है इटली के पास है। और मैं आपको बता दूँ 2022 जो था इंडिया होस्ट करने वाला था, इंडिया होस्ट करने वाला था, राइट। इंडिया दिल्ली में मीटिंग समिट जो है प्रपोज्ड थी, इंडिया दिल्ली में मीटिंग प्रपोज थी, लेकिन अब इंडिया जो है 2022 में ना करके 2023 में करेगा, क्योंकि 2022 में इंडिया जो है अपना 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है सेलिब्रेट करेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी कि 22 का होस्टिंग इंडिया को ना दिया जाए, 23 को दिया जाए। तो इंडोनेशिया जो कि 23 को जो है करने वाला था, वो अब जो है 2022 को इंडोनेशिया में जो है 2022 को जो है इंडोनेशिया में 22 में इंडोनेशिया में समिट होगी। और इंडिया जो है 22 की बजाय 2023 में जो है इसकी मीटिंग जो है होस्ट करेगा। इसके लिए दिल्ली में काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है तैयार किया जा रहा है। और अब से जो भी इंडिया में इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी वो वहीं पे होंगी। तो ये एनुअल मीटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ और भी अलग से भी मीटिंग्स होती हैं, इमरजेंसी मीटिंग। एक हमारी G20 की इमरजेंसी मीटिंग जो थी जब कोरोना पैंडेमिक आया था, तो 2020 में 26 मार्च 2020 में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तब तक कोई मीटिंग नहीं हुई थी जब कोरोना आ गया था। और मार्च में कोरोना संकट जो है सब लोग झेल रहे थे, और पूरे वर्ल्ड में फाइनेंस मार्केट को कैसे बचाया जाए, ये वार्षिक एनुअल समिट नहीं है, ये स्पेशल इमरजेंसी समिट जो है कोरोना के लिए बुलाई गई थी। और आप सोचिए कि G20 की मीटिंग जो है वर्चुअल मीटिंग सबसे पहले हुई है, उसके पहले और कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज जो है शामिल हैं। और इसी में जब मीटिंग हो जाती है तो आपको पता है कि रिपोर्टर्स जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, और इसी में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है रिपोर्टर्स के सामने कोरोना को चाइनीज़ वायरस बोल दिया था, जिसपे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, राइट। तो यही वर्चुअल मीटिंग जो है सबसे पहले रखी गई थी। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि G20 कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि एक विश्व के काफ़ी सारे देश और विकसित और विकासशील यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो साथ में आ रहे हैं इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट जो है छोड़ सकते हैं, राइट, लीव कर सकते हैं। और अदरवाइज यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, राइट।
ओके, थैंक यू।